नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। कल सुप्रीम कोर्ट में अली खान महमूदाबाद के केस पर सुनवाई हुई, उनकी अपील पर, और उनको अंतरिम जमानत दे दी गई। लेकिन अंतरिम जमानत देते समय कोर्ट ने कई टिप्पणियां की, और उसमें एक तो ये हुआ कि उनसे कहा गया कि आप जो है कोई भाषण नहीं करेंगे, कोई तकरीर नहीं करेंगे, और न ही आप कोई पोस्ट लिखेंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा गया कि जो जांच है महमूदाबाद के खिलाफ, वो जांच नहीं रुकेगी, और केस की जांच के लिए कोर्ट ने 24 घंटे के भीतर 3 आईपीएस अफसरों की एसआईटी बनाने के आदेश दिए, जिसमें एक महिला अधिकारी शामिल होंगी। साथ ही हरियाणा और दिल्ली का कोई अधिकारी शामिल नहीं होगा। ये हरियाणा के डीजीपी से कहा गया है। और आपको शायद पता ही होगा कि 28 तारीख को जो वहाँ के मंत्री हैं, विजय शाह, मध्य प्रदेश के मंत्री, उनके खिलाफ भी मुकदमा किया गया। हालांकि उनको अरेस्ट नहीं किया गया, लेकिन सुओ मोटो लिया गया। मुकदमा कोई आदमी ने नहीं किया, किसी नागरिक ने नहीं किया, किसी पार्टी ने नहीं किया, बल्कि सुओ मोटो लिया मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने, और तमाम चीजें हुई, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में अभी भी वो मंत्री हैं, और सरकार जो है मंत्री को बचाने की तमाम कोशिशें करती नजर आई। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट जाकर के कि ये केस जो है खारिज किया जाए, उनके खिलाफ जांच न की जाए। माफीनामा लिख के दिया कि माफी हम मांगते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि माफीनामा से काम नहीं चलेगा, आपके खिलाफ जांच होगी। और उनकी भाषा को शर्मसार करने वाली भाषा भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था, हाई कोर्ट ने भी कहा था। और अब 28 तारीख तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया गया है, विजय शाह की गिरफ्तारी पर। लेकिन महमूदाबाद है, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, और मुकदमा दर्ज होने के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया, कोर्ट में प्रेजेंट किया गया, और उसके बाद उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट गए उनके वकील, और सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने उनके लिए पैरवी की। और जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने कुछ बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ जो बात महत्वपूर्ण बातें हुई, और उसमें दो जो पोस्ट है उसका उसमें जिक्र हुआ। कपिल सिब्बल ने कहा कि पोस्ट में लिखा है कि राइट विंग समर्थक कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें देश में बुलडोजर से घर तोड़ने और मॉब लिंचिंग की भी निंदा करनी चाहिए। ये कहा कि ऐसा लिखा हमारे मुवक्किल ने महमूदाबाद में। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि बेशक हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन क्या अब इतना सांप्रदायिक बोलने का समय आ गया है? देश के सामने एक बड़ी चुनौती है, नागरिकों पर हमले हुए हैं, और उस समय वे इस अवसर पर लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? जस्टिस सूर्यकांत ने जो है वो एस जो एसोसिएट सॉलिसिटर जनरल है, असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल है एस बी राजू, उनसे पूछा कि इसमें महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा कहाँ है। इस पर असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि मुझे याचिका पर नजर डालने दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2 ऑनलाइन पोस्ट के कारण एफआईआर दर्ज की गई है। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जांच पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है, लेकिन शब्दों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति को समझने के लिए, गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, शब्दों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति को समझने के लिए हम हरियाणा के डीजीपी को हरियाणा ऑब्लिक दिल्ली से संबंधित नहीं होने वाले 3 अधिकारियों के साथ एक एसआईटी गठित करने का निर्देश देते हैं। मतलब वो हरियाणा के नहीं हो, दिल्ली के नहीं हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारियों में से एक महिला अधिकारी होंगी। हम याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हैं। असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम रिमांड के माध्यम से अपराध सिद्ध करने वाली सामग्री जुटाने की प्रक्रिया में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि जांच अधिकारी को कोई और आपत्तिजनक सामग्री मिलती है तो वे रिकॉर्ड में रख सकते हैं और अंतरिम आदेश में संशोधन की मांग कर सकते हैं। यह आपत्तिजनक सामग्री जो है बड़ी खतरनाक शब्द है। आपत्ति, अब जैसा कि कहा
महिला जो आयोग की अध्यक्ष हैं रेणु भाटिया, उन्होंने कहा कि जो जब अशोका यूनिवर्सिटी गई वो, तो वहां पे उनको मिला कंडोम की मशीन मिली, जहां कंडोम पैसे दीजिए और कंडोम खरीद सकते हैं, वहां लगाई गई है यूनिवर्सिटी में। क्यों लगाया गया? तो किसी के थैले में कंडोम मिल जाना भी जो है आपत्तिजनक माना जा सकता है। किसी के मोबाइल में किसी के साथ बातचीत है और उस बातचीत में किसी फ्रेंड से बातचीत हो या कुछ और हो, तो उसको भी आपत्तिजनक माना जा सकता है। कई चीजें फीड भी की जाती है, बहुत सारी चीजें। खैर वो हमारा मसला नहीं है, वो मसला है सुप्रीम कोर्ट का, अदालत में मैटर है, इसलिए मैं ज्यादा उस पर कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जो दो महत्वपूर्ण बयान है जिसको लेकर के उन पर मुकदमा दर्ज हुआ, हालांकि आपने देखा होगा कि जो पत्रकार ने जब सवाल किया, इंडिया टुडे के पत्रकार ने केस दर्ज करा, दो केस दर्ज कराए गए हैं। एक वहां के एक गांव के सरपंच ने दर्ज कराया है हरियाणा की, और एक केस दर्ज कराया है जो महिला आयोग की अध्यक्षा है रेणु भाटिया, उन्होंने कराया है। तो रेणु भाटिया से इंडिया टुडे के पत्रकार ने पूछा कि वो लाइन बताइए, वो पंक्ति बताइए जिससे कोई आपत्तिजनक बात जो आप कह रही हैं वो दिखाई पड़े, उसमें देश विरोधी या एंटी वुमेन, एंटी नेशनल, एंटी वुमेन कोई बात हो वो बताइए, और वो नहीं बता पाई। अब इसमें जो मीडिया में जो दो लाइनें आ रही है, खास करके वो आपके सामने रखता हूँ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसकी थोड़ा समझते हैं उसको, और ये भी समझते हैं कि हमारे देश में चल क्या रहा है और आम आदमी के नजर में क्या दिखाई पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो सारे तथ्य रखे जाते हैं और उनके सामने जो तथ्य रखे गए हैं उसी आधार पर अदालतें निर्णय देती है, लेकिन आम आदमी के सामने जो तथ्य रखे जाते हैं वो कहाँ से तथ्य आते हैं? वो तथ्य आते हैं मीडिया से। मैं बार बार कह रहा हूँ, मीडिया से, नेताओं के बयान से। जो नेता टीवी पे बोलते नजर आते हैं, कैमरे के सामने बोलते नजर आते हैं, खास करके छपता उसको तो छोड़ दीजिए, वो तो पढ़ते ही हैं, लोगों तो बयान जाते ही हैं। जो जो वीडियो जो बनते हैं और जो टीवी पे जो चैनल्स पे, नेशनल चैनल्स हैं, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, उन तमाम चैनलों पे नेताओं के वीडियोज जाते हैं। ट्रोलर्स, सोशल मीडिया पे ट्रोलर्स हैं। समझिए कल जो है राजीव गांधी की एनिवर्सरी थी, तो कितनी गंदी गंदी गालियां उनको दी गई सोनिया को लेकर के। वो जो है आप सुनेंगे या पढ़ेंगे तो बड़ी गुस्सा आएगा, क्षोभ होगा, तरस आएगा कि 11 सालों में नरेंद्र मोदी ने ये उपलब्धि दी है देश को। ट्रोलर्स जो गाली गलौज करते हैं, आपने देखा ही होगा किस तरह से राहुल गांधी के चेहरे को, आधा चेहरा राहुल गांधी का, आधा चेहरा उनका जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं उनका चेहरा लगाया गया। फिर बाद में हमने देखा कि मोदी और नवाज शरीफ का चेहरा भी लगाया गया। ये तमाम चल रहा है। तो वो बयान जो है वो ये है कि पहला बयान ये था कि सरकार मुस्लिम अफसरों को दिखाकर, जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी पहले दिन, याद कीजिए, युद्ध जब चल रहा था या जो स्ट्राइक चल रहा था, अभी ये भी नहीं पता कि युद्ध चल रहा था कि स्ट्राइक चल रहा था, लेकिन क्या जो चल रहा था जिसको सीज फायर में तब्दील किया गया, उसमें दो महिला ऑफिसर थे। एक तो कर्नल सोफिया कुरैशी थी और एक व्योमिका सिंह थी, एयर ऑफिसर, विंग कमांडर। अब एग्जैक्टली पोस्ट मुझे याद नहीं आ रहा है क्या उनका था, लेकिन ऐसा ही कुछ पोस्ट था। और हमारे फॉरेन सेक्रेटरी थे, विदेश सचिव के बोलने के बाद वो दोनों महिला ऑफिसर जो है वो बोल रही थी, उसको लेकर के बोल रहे हैं कि सरकार मुस्लिम महिला अफसरों को दिखाकर ये बताना चाहती है कि देश में सब बराबर है, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। और अलग क्या है, तो उसमें वो लिखा था उन्होंने कि ये जो ये दिखावा है और ये ढोंग है। क्योंकि मौबली ये जो महिला अफसरों की जो अभी तारीफ कर रहे हैं, वो मॉब लिंचिंग जो हुई मुसलमानों की, जो उन्हें परेशान किया गया, उस पर कोई किसी ने निंदा नहीं की। दूसरा ये था उनका बयान है कि युद्ध से गरीबों को नुकसान और नेताओं कंपनियों को फायदा होता है, इसे राजनीतिक समस्याएं सुलझाने की कोशिश करना गलत है। यानी जो युद्ध होते हैं उसमें
गरीबों का नुकसान होता है। अंधा युग भी बड़ा फेमस प्ले है एक उनका, भारती जी का। धर्मवीर भारती जी बड़े लेखक रहे, बड़े पत्रकार भी थे, धर्मियों मैगजीन के वो संपादक हुआ करते थे, कई सारी किताबें लिखी। नई पीढ़ी के लोग शायद कम जानते हो, इसलिए मैं ये थोड़ा परिचय दे रहा हूँ। उनका एक फेमस नाटक है अंधा युद्ध, अंधा युग। और अंधा युग में युद्ध की विभीषिका को, युद्ध के बाद क्या होता है वो दिखाया है। और उसमें महाभारत पूरी कथा है, महाभारत के बाद जो है क्या हुआ महाभारत में, और महाभारत में विधवाएं बहुत थी, और वो ये उसका कट शॉर्ट में अगर बताएं तो युद्ध के क्या नुकसान हो सकते हैं वो उसमें बताया गया है। ढेर सारे युद्ध हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, और तमाम युद्धों को रोकने के लिए बहुत सारे दुनिया के देशों ने प्रयास किए, अलग अलग संस्थाएं बनाई, अलग अलग समझौते होते हैं। भारत में भी हुआ था शिमला समझौता, आपको याद हो 1971 के युद्ध के बाद कि हम जो है कोई युद्ध नहीं करेंगे, हम दोनों देश बैठ करके अपनी समस्याओं का निपटारा करेंगे। ये शिमला समझौता का मूल था। तो वो भी यही था कि युद्ध न हो, क्योंकि युद्ध से सबका नुकसान होता है, देश का नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, और जान माल का भी नुकसान होता है, जानें बहुत सारी जाती है। अभी देखिए गजापट्टी में चल रहा है, एक वीडियो में देख रहा था कल, बर्तन लेकर के लोग दौड़ रहे हैं, भारी भीड़ है, भूखे हैं लोग, पूरी दुनिया देख रही है। कितना दुखद है, कितना ये मानवीय सभ्यता पे कितना शर्म की बात है कि गजापट्टी में ये हाल है, और पूरी दुनिया के देश, 50 से ज्यादा मुस्लिम देश है, 57 देश शायद मुस्लिम देश है, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। इतने सारे सभ्य देश है, विकसित देश है, बहुत विकसित माना जाता है यूरोप को, लेकिन यूरोप के देश के लोग भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। हम भारत के लोग इजराइल के साथ खड़े, नरेंद्र मोदी जी दिखाई पड़े, कई बार बोला उन्होंने इजराइल के साथ दोस्ती का दम भरा। कुछ लोगों ने फिलिस्तीन जिंदाबाद या पता नहीं क्या क्या किया, तो उसके खिलाफ आलोचना भी हुई। कुछ लोग पता नहीं, मुझे नहीं याद अभी कि जेल वेल भी गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे जेल भेज देना बड़ा आसान काम है सामान्य लोगों को, पढ़ने लिखने वाले लोगों को जेल भेज देना सबसे आसान काम है। महमूदाबाद उसी में से एक, ताकि कोई पढ़ा लिखा आदमी बोले नहीं। और जस्टिस सूर्यकांत जो कह रहे हैं, भाषा को लेकर के बात कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो दूसरों को अपमानित और परेशान करने वाले थे, इससे लोग असहज हुए। अब जस्टिस साहब से मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते ये मेरे मन में सवाल आता है कि इससे ज्यादा खतरनाक बातें बोली थी विजय शाह ने। मंत्री है, उनको जेल नहीं हुए, उनके साथ सरकार खड़ी है, और महमूदाबाद के खिलाफ सरकार से खड़ी है। ये दोनों में अंतर है। न्याय का जो पैमाना होता है उसमें समता बहुत जरूरी है। हालांकि अदालतों में जो न्याय होता है उसमें तथ्य किस तरह से रखे गए हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ जो तथ्य रखे जाएंगे महमूदाबाद के खिलाफ, वहाँ सरकार, पुलिस तमाम वो चीजों को पेश करेगी जिससे अली खान महमूदाबाद घिरे और उनको जेल हो। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में जो रखा जाएगा, हालांकि हाईकोर्ट ने कहा है कि हम उसका बाकायदा जो है मॉनिटर करेंगे कि आप किस तरह से चीजों को कर रहे हैं। और ये उस जज साहब की तारीफ है, जिस जज साहब ने ऐसा कहा है। मुझे याद आ रहा है उनका नाम अतुल प्रधान है, और एक और अनुराधा जी हैं। तो ये जो है शब्दों को लेकर के जो बात है, जो उन्होंने कहा है कि महिला पुलिस अफसरों को दिखाकर ये सरकार बताना चाहती है कि देश में सब बराबर है, लेकिन सच्चाई अलग है। और युद्ध से गरीबों को नुकसान और नेताओं कंपनियों को फायदा होता है, इसे राजनीतिक समस्याएं सुलझाने की कोशिश करना गलत है। मुझे तो कुछ गलत नहीं नजर आता है। और ये जो, इसमें कोई दो राय नहीं, युद्ध के बाद हम तो कहते हैं कि बाढ़ में भी, और ये आम नागरिक सबको पता है, कुर्सी पे बैठे हुए व्यक्ति को भले बहुत सारी चीजें शायद नहीं पता होती होंगी, या पता भी होती हो तो कहने का ढंग अलग हो, मैं एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन एक नागरिक होने के नाते, एक पढ़े लिखे, एक संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि इन पंक्तियों में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे कोई आहत हो जाए।
अगर किसी नेता को लगता है कि ये हमारे खिलाफ बोल रहा है, तो नेता को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। कंपनियों को फायदा होता है ना, क्योंकि हथियार खरीदे जाएंगे, हथियार बेचे जाएंगे, कंपनियों को फायदा होगा और नेताओं को भी फायदा होता है। मामूली सड़क बनती है कहीं 2, 4, 5 किलोमीटर, तो लाखों रुपया उनको मिलता है। अब ये कहिएगा साबित करिए, तो ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या मैं कहूँगा। साबित करना बहुत कुछ साबित नहीं किया जाता है, साबित नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो महसूस किया जा सकता है हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। वही हालत है। लेकिन जिस तरह से सरकार काम कर रही है पिछले 11 सालों से, बहुत सारे लोग असहज हैं, बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोग आहत हैं कि जो दिन रात हिंदू मुसलमान चलता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति, मैं कई बार सोचता हूँ कि जो मुस्लिम समाज है, जो पिछले 11 सालों से इस देश में चल रहा है, क्या वो आहत नहीं है? क्या वो अपमानित फील नहीं करता? गुंडे जिस तरह से मॉब लिंचिंग करते हैं, कई सारे मॉब लिंचिंग हुए जिसमें मार दिए गए लोग और कुछ सबूत नहीं मिला। ठीक है, अदालत जो है उसको सजा मिलती है, लेकिन सजा किस तरह से मिलती है, किस तरह से उनके खिलाफ सबूत सरकार के मशीनरी द्वारा दिए जाते हैं, किस तरह से बहस होती है, वो सब हम लोगों के सामने है। और आम आदमी न्यायालय पहुंच करके भी, ये जज साहब से मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी न्यायालय पहुंच करके भी उसको फील होता है कि उसके साथ न्याय नहीं। एक व्यक्ति 5-5 साल 10-10 साल बिना आरोप के जेल के अंदर होता है, फिर यही कोर्ट उनको कहती है कि ये बाइज्जत बरी किया जाता है। 10 साल को जेल के भीतर रहा, बाइज्जत बरी कर दिया गया। क्या ये न्याय हो गया? ये न्याय माना जाना चाहिए? आज न्यायपालिका की तरफ सबसे ज्यादा जो है लोगों की निगाह है, क्योंकि वहीं से उम्मीद है, सरकार से किसी को उम्मीद नहीं है। सरकार ने जिस तरह के काम किए हैं पिछले 11 सालों में, जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हुआ है, जिस तरह से संसद की गरिमा को खोया है, जिस तरह से हमारे सामाजिक सौहार्द को जिस तरह से निपटाया है, प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्री तक, टपोरी नेता तक, उससे अफसोस होता है। जिस तरह से नेहरू को गालियां दी गई, गांधी को गालियां दी गई, उससे अफसोस होता है। बहुत लोग आहत हैं, लेकिन अच्छी बात है अदालतें जो है वो शब्दों पे बड़ा गौर कर रही हैं। तो प्रधानमंत्री के शब्दों को भी पहचाना जाना चाहिए। किसी मंत्री को इसलिए बरी नहीं कर दिया जाना चाहिए कि वो मंत्री है और उसके साथ पूरी सत्ता खड़ी है। संविधान के अनुसार हर नागरिक बराबर है। जब हर नागरिक बराबर है तो न्याय बराबर होना चाहिए। यही न्यायपालिका से अपेक्षा होती है आम आदमी की। आम आदमी की संविधान में लिख दिया गया है कि आम आदमी इस देश का मालिक है, नागरिक जो है वो इस देश का मालिक है, लेकिन व्यवहार में जज साहब को भी पता है कि क्या आम आदमी की क्या हैसियत है। कोई भी हवलदार, मेहनत करने वाले को, टैक्सी ड्राइवर हो, ऑटो ड्राइवर हो, कोई और मजदूर हो, किस तरह से पीट देते हैं। अक्सर वीडियोज आप देखते रहते होंगे, वीडियो नहीं अपने आसपास देखिए, कहाँ पुलिस वाला किसको पीट देगा, किसको बेइज्जत कर देगा, किसको उठा करके बंद कर देगा, नहीं पता। सब तो बहुत ताकतवर नहीं होते हैं, सब कलेक्टर नहीं है, सब के खानदान में कलेक्टर नहीं है, सबके खानदान में जज नहीं है। और जब आप सड़क पे निकलते हैं और देखते हैं, फुटपाथों पर देखते हैं, ढेर सारे लोग से मिलिए, सड़क पे उतरिए और देखिए कितना दुख है, कितनी असमानता है, कितनी विषमता है, कितना अन्याय है। लेकिन हम जो है, अब मैं ढोंग कहूंगा तो फिर किसी को चोट लग जा सकती है कि हमारी सरकारें ढोंग करती हैं, हमारी व्यवस्थाएं ढोंग करती हैं न्याय का, और ये बड़ा दुखद है। सभ्य समाज के नाम पर कलंक। हम सभ्यता का दम भरते हैं, हम कहते हैं कि हजारों साल से हम सभ्य हैं। सभ्यता अभी तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन हम मानते हैं, पुराने लोग, भारतीय संस्कृति को मानने वाले लोग, कि हम में सभ्यता पहले आई, गीत भी है। यही सभ्यता है। आप धर्म के नाम पर, आप जाति के नाम पर, आप अब तो भाषा के नाम पर, कहीं कोई मराठी नहीं बोलने पे पीट दिया जाता है, कहीं कोई कन्नड़ नहीं बोलने पर पीट दिया जाता है, कहीं कोई गरीब है इसलिए पीट दिया जाता है।
किसी की बेटी को कोई छेड़ता है और बेटी को बचाने जाता है, उस पर गुंडे आके पीट देते हैं और फिर गुंडे 3 दिन के बाद वापस जमानत लेकर के वापस धमकाते हैं। कई घटनाएं हुई है देश में जिसमें हत्याएं कर दी गई हैं, न्याय मांगने वालों की हत्याएं हो गई। लेकिन हमारे देश में शर्म बहुत कम आती है। गरीब आदमी पकड़ा जाता है, कोई कमजोर पकड़ा जाता है, कोई पढ़ा लिखा पकड़ा जाता है, तो सबकी भावनाएं आहत होती है और वो दिखाई पड़ने लगती है कि ये देखिए भावना आहत हो गई। तो ये बड़ा दुखद है, लेकिन क्या कहा जाए। फिलहाल इतना ही, अब देखते हैं क्या जजमेंट आता है। लेकिन महमूदाबाद को जमानत मिल गई है, राहत मिली है उनको। अब एसआईटी क्या जांच देती है, शुक्रवार को इस पर सुनवाई होगी। 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा है कि 24 घंटे के भीतर एसआईटी जांच रिपोर्ट दे। जांच रिपोर्ट में क्या और ऐड होता है, कौन से और दफा लगती है, या केस खत्म होता है, या क्या होता है, वो शुक्रवार को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर बात करेंगे किसी नए विषय पर।